नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। और आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट केस के बारे में डिस्कस करेंगे, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग पर्सनल लिबर्टी, दैट इज फेमस केस एंड नोन फॉर गोल्डन ट्रायंगल, दैट इज आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो जुडिशरी एग्जाम्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक्सट्रीमली रेलेवेंट है। वेलकम टू गंगा एजुकेशन। एक सवाल से शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए क्या सरकार आपका पासपोर्ट बिना कोई आपसे रीजन बताए आपसे ले सकती है, बस एक लेटर भेज दे कि इन द पब्लिक इंटरेस्ट हम आपका पासपोर्ट ले रहे हैं। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था फेमस केस मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इस केस को आसानी से समझने के लिए हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम केस के फैक्ट्स देखेंगे, फिर लीगल इश्यूज, फिर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आर्टिकल 21 का नया मतलब, उसके बाद गोल्डन ट्रायंगल डॉक्ट्रिन और आखिर में इस केस का इम्पैक्ट। चलिए सबसे पहले केस के फैक्ट्स समझते हैं। आखिर हुआ क्या था इस केस में? तो कहानी शुरू होती है 1 जून 1976 को, जब मेनका गांधी को उनका पासपोर्ट इशू हुआ। ठीक 1 साल बाद 2 जुलाई 1977 को रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने उन्हें एक लेटर भेजा जिसमें उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा गया इन द पब्लिक इंटरेस्ट। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो सरकार ने रीजन बताने से साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में रीजन्स नहीं बता सकते। इसी एक्शन को मेनका गांधी ने सीधा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब इस केस की वजह से कुछ बहुत ही फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस उठे। कोर्ट को डिसाइड करना था कि एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स और स्टेट की पावर के बीच सही बैलेंस क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे। पहला, क्या विदेश जाने का अधिकार यानी राइट टू गो अब्रॉड आर्टिकल 21 के पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है? दूसरा, क्या पासपोर्ट इंपाउंड करने वाला लॉ आर्बिट्ररी है? तीसरा, क्या ये लॉ आर्टिकल्स 14, 19 और 21 को एक साथ वायलेट करता है? और आखिर में, क्या पासपोर्ट लेने से पहले सुनवाई का मौका देना जरूरी है, जिसे हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ने इंडियन लॉ को हमेशा के लिए बदल दिया। अब आते हैं इस केस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिसने आर्टिकल 21 को एक नई जिंदगी दी। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। तो पहले क्या होता था? AK गोपालन केस के टाइम पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब बस इतना था कि पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया है। वो प्रोसीजर फेयर है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मनेका गांधी केस ने इस व्यू को पूरी तरह से बदल दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि आर्टिकल 21 के अंदर प्रोसीजर का मतलब सिर्फ प्रोसीजर नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रोसीजर होनी चाहिए जो फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल हो। अगर कोई भी प्रोसीजर आर्बिट्रेरी यानी मनमानी या ओप्रेसिव है तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन मानी जाएगी। इस केस ने पर्सनल लिबर्टी का मतलब भी बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दिया। कोर्ट ने क्लियर किया कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ जेल में ना होना नहीं है। ये एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है जिसमें एक इंसान की डिग्निटी, उसकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी सारे राइट्स आते हैं। और हाँ, इसमें राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी शामिल है। और ये कोर्ट की नई सोच को बिल्कुल साफ दिखाता है। जस्टिस भागवती ने लिखा था, The procedure contemplated by Article 21 must answer the test of reasonableness. It must be right and just and fair, and not arbitrary, fanciful or oppressive. ये लाइंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक मंत्र बन गई हैं। और आर्टिकल 21 की इसी नई इंटरप्रिटेशन से हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं द गोल्डन ट्रायंगल। ये कॉन्सेप्ट भी एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। द गोल्डन ट्रायंगल का मतलब है आर्टिकल्स 14, 19 और 21 का आपस में गहरा कनेक्शन। पहले AK गोपालन केस में माना जाता था कि फंडामेंटल राइट्स अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हैं। मतलब अगर कोई लॉ आर्टिकल 21 को अफेक्ट करता है तो उसे आर्टिकल 19 के टेस्ट से गुजरना जरूरी नहीं। मेनका गांधी केस ने इस वाटरटाइट कंपार्टमेंट थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये तीनों आर्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साथ काम करते हैं। तो ये गोल्डन ट्रायंगल काम कैसे करता है? बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई भी लॉ आपकी पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करता है तो उससे 3 टेस्ट पास करने होंगे। पहला, उसमें आर्टिकल 21 के हिसाब से एक प्रोसीजर होनी चाहिए। दूसरा, वो प्रोसीजर आर्टिकल 14 के टेस्ट पर खरी उतरनी चाहिए, मतलब वो आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, अगर वो लॉ आर्टिकल 19 की फ्रीडम्स को भी अफेक्ट करता है तो वो रिस्ट्रिक्शन भी रीजनेबल होना चाहिए, मतलब लॉ को तीनों आर्टिकल्स का टेस्ट एक साथ पास करना होगा। तो उस लैंडमार्क केस का इंडियन लॉ पर क्या असर हुआ?
चलिए इसकी लेगेसी को समराइज करते हैं। इस केस ने इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस को हमेशा के लिए बदल दिया। पहला, आर्टिकल 21 का स्कोप इतना बढ़ गया कि इसमें राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्पीडी ट्रायल जैसे कई राइट्स शामिल हो गए। दूसरा, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल टेस्ट के जरिए अमेरिकन कॉन्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे सिस्टम में आ गया। तीसरा, गोल्डन ट्रायंगल का डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश हुआ। चौथा, ऑडी एल्टरम पार्टम यानी सुनवाई का अधिकार एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के लिए भी जरूरी हो गया। और आखिर में इसने सरकार के मनमाने एक्शंस पर एक मजबूत चेक लगाया। अब एक सवाल आपके लिए। कोर्ट ने सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या हर सिचुएशन में पासपोर्ट इम्पाउंड करने से पहले नोटिस देना प्रैक्टिकल है? सोच के देखिए, अगर किसी को नोटिस मिलते ही वो देश छोड़कर चला गया तो? मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। और एक आखिरी सवाल आपके लिए। इस केस का कोर मैसेज है कि फंडामेंटल राइट्स आपस में जुड़े हुए हैं। क्या आप इससे अग्री करते हैं, या आपको लगता है कि पुराना व्यू जिसमें राइट्स को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में देखा जाता था वो बेहतर था? ये सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के दिल तक जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें गंगा एजुकेशन को, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट मिस ना करें। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।